नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज के जो चर्चा है, जो विषय आज का जो सेशन है, वो ग्रुप ग्रुप डी को ध्यान में रखकर है, विशेषकर साइंस को। हम लोग प्रतिदिन साइंस पर डिस्कस करेंगे। और बच्चों आप जुड़िए, याद रखिएगा जब पेपर सामने होगा 100% आपको जो पढ़ा रहे हैं हम लोग, उनसे क्वेश्चन पक्का मिलना आपको। इस तरीके से मेहनत करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। एक क्वेश्चन के 4 विकल्प है, चारों पर चर्चा करने के बाद उसके डबल हो जाते हैं। यह आपको बहुत बेनिफिट करेगा। प्रतिदिन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी क्वेश्चन पर डिस्कस होगा। ग्रुप डी के जितने भी विद्यार्थी हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत लाभ मिलेगा आपको। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ग्रुप डी में 100% लाभ मिलना है। पहले पेपर से ही लाभ मिलना शुरू होगा साइंस में। ज्यादा समय ना लेते हुए आपका तुरंत स्टार्ट करते हैं। ठीक, कैसा पढ़ाते क्या करते हो तो आपको पता चले जाएगा, लेकिन वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए, व्हाइट से करता हूं, कुट प्रयोग करते हुए उत्तर का चयन कीजिए। पक्षी, उनका अध्ययन पूछ रहा है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वंशागति को का अध्ययन क्या है? पर्यावरण का अध्ययन क्या है? जीवाश्म का अध्ययन क्या है? चारों का अध्ययन देखेंगे। पक्षियों का अध्ययन होता है बच्चों ऑर्निथोलॉजी। आपको पता होगा पक्षियों को, जैसे ना पक्षियों का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी वंशानुगत, जानते हैं आप, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। पर्यावरण, इकोलॉजी। पारिस्थितिक विज्ञान, इकोसिस्टम होता है। जीवाश्म का अध्ययन, पेलियोबायोलॉजी। पेलियोबायोलॉजी ये आप जरूर याद रखिए इनका। पक्षी, ऑर्निथोलॉजी। देखिए, एक होता है आर्थ्रोपोडा वर्ग, वो कीट पतंगों वाला वर्ग है। आर्थ्रोपोडा, कीट भी तो उड़ते हैं ना, मक्खी उड़ती है, सब उड़ते हैं। तो ऑर्थो तो याद रखिए पक्षियों का अध्ययन। ऑरेंथोलॉजी, ऑरेंथोलॉजी कीट पतंगों से याद रखिए पक्षी को। ऑरेंथोलॉजी पक्षी का अध्ययन। बाकी तो 3 तो इजी हैं, इन्वायरमेंट वगैरह। और ये फूलों का अध्ययन, बच्चों फूलों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी। क्या होता है? एंथोलॉजी होता है फूलों का अध्ययन। मेरा उद्देश्य आपको जानकारी देना है, सूचनाएं देना है। फूलों का अध्ययन क्या है? एंथोलॉजी। अब जो 3 बच्चे ये क्या है? फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी को बच्चों बोलते हैं जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके चरित्र का अध्ययन करते हैं। उसके चरित्र का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों फ्रेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी। किसको बोलते हैं? व्यक्तित्व के अध्ययन को और चरित्र के अध्ययन को बोलते हैं फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी यानी फ्रेनोलॉजी, फ्रेंड बन जाना है। किसका? अच्छे मित्र का। अच्छा भाई, अच्छे को तो बनाओगे ना अपना फ्रेंड, खराब को बनाओगे? अच्छी संगति ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा ये आपकी संगति पर निर्भर करता है। कहते हैं ना, अगर किसी के बारे में जानना है तो पहले उसके दोस्तों के बारे में जानो। दोस्त आपके चरित्र को बता देते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। ठीक ना, ये स्थिति है। तो फ्रेनोलॉजी क्या होता है? व्यक्तित्व और चरित्र का अध्ययन। एग्रोस्टोमोलॉजी नाम में छुपा होता है, नाम को 1-2 बार पढ़िए तो पता चल जाएगा। एग्रोस्टोमोलॉजी, एग्रो घास की बात आ रही है, कृषि की बात आ रही है। घास का अध्ययन। किसका अध्ययन? घास का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घास का अध्ययन होता है। ठीक, ये देखिए पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी पैलिनोलॉजी द स्टडी ऑफ डस्ट, धूल का अध्ययन, धूल कणों का अध्ययन। धूल कणों का अध्ययन। आप सोचें क्या यह भी अध्ययन होता है कोई धूल कणों का? बिल्कुल होता है।
इस रूम के अंदर कितने धूल कण हैं, इन सब की स्टडी की जाती है। तो धूल कणों का अध्ययन क्या होता है, पेलिनोलॉजी। और फ्रेनोलॉजी क्या होता है, व्यक्तित्व और चरित्र का अध्ययन, फ्रेनोलॉजी। और एंथोलॉजी, ये एंथोलॉजी किसका अध्ययन है, फूलों का अध्ययन। पेलिनोलॉजी धूल कणों का अध्ययन। अच्छा फ्रेंड व्यक्तित्व चरित्र का अध्ययन होगा। याद रखिए बात, पेलिनोलॉजी धूल कणों का अध्ययन। फैल गया है ना, पेलिनोलॉजी फैल गया, सारा धुआं ही धुआं होगा चारों तरफ, सब धुएं ने फैल गया, ऐसा सब धुआं ही धुआं है, धूल ही धूल है। पेलियोलॉजी, पेलिनोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है बच्चों, एंटोमोलॉजी। क्या है, एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी। इक्थियोलॉजी ध्यान रखना, ये जंतु विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर मछलियों के बारे में, किसमें, मछलियों के बारे में अध्ययन करते हैं। मत्स्य पालन नहीं है ये, मत्स्य पालन तो अलग होता है ना, ये मत्स्य पालन नहीं है, ये मछलियों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में कैसा रहा, उनके वो किस तरीके से मछलियां डेवलप हुई हैं, वो तो मछली पालन होता है जो आप सोच रहे हैं, है ना, वो आपको जो दिमाग में वो आगे आएगा क्वेश्चन, वो मछली पालन है, ये मछलियों का अध्ययन है। समझे बात, ये मछलियों का अध्ययन है, इक्थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फिश हिस्ट्री एंड फ्यूचर एंड प्रेजेंट, इक्थियोलॉजी। एंटोमोलॉजी हो गया है पैरासिटोलॉजी, पैरासिटामोल का अध्ययन नहीं है कि पैरासिटामोल का अध्ययन करना है दवाई का, नहीं, पैरासिटोलॉजी परजीवी, किसे बोलते हैं, पैरासाइट, परजीवी को, परजीवों का अध्ययन, परजीवी का अध्ययन। परजीवी क्या होता है, परजीवी जैसे जूम, सिर में होते हैं ना जूम, अब सिर में जूम नहीं होती किसी के, लेकिन आज से 10-15 साल पहले सिरों में बड़ी जूम हुआ करती थी, और लोग बाग विशेषकर महिलाएं बड़ा परेशान रहा करती थी जूमों से। कारण क्या था, पहले इस तरह के शैम्पू नहीं थे, साबुन नहीं थे, अब इस तरह केमिकल आ रहे हैं कि जूम तो छोड़ दीजिए, बाल नहीं छोड़ते हैं सिर पर, समझे आप, इस तरह के शैम्पू आ गए हैं। तो जूम परजीवी है, चिचड़ी होती है, खलीली होते है, खलीली पशुओं को, वो परजीवी होती है। एक अमरबेल होती है, वो परजीवी है। खटमल परजीवी, जो दूसरों के साथ रहकर उसे नुकसान पहुंचाए और अपना पालन पोषण करे, उसे परजीवी कहते हैं। जो दूसरों के साथ रहकर उसका जीवन को आसान बनाए, उससे कुछ उपलब्ध करवाए, उसकी सहायता करे, उसे बच्चों सहजीवी कहते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं। किसे, जो दूसरों के साथ रहकर उसको पोषण करता है। जैसे लाइकेन वनस्पति, लाइकेन वनस्पति जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल का मिश्रण है, शैवाल, ये दोनों मिलकर, जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे की सहायता करते हैं। शैवाल इस कवक को भोजन उपलब्ध करवाता है, कि शैवाल एल्गी यानी ये इसमें होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें, ये भोजन बनाता है। कवक क्योंकि सफेद रंग का होता है, इसमें होता नहीं है, तो कवक को ये भोजन उपलब्ध करवाता है, और कवक खनिज पदार्थ शैवाल को देता है। तो दोनों सहजीविता के साथ आगे बढ़ते हैं। वो बनती है कौन सी वनस्पति, लाइकेन, और लाइकेन वनस्पति ध्यान रखना बच्चों वायु प्रदूषण का सूचक है, द इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन कौन सा है, लाइकेन। जब वायु में प्रदूषण बढ़ जाता है तो वहां पर एल्गी बनना बंद हो जाते हैं। कुछ समय पहले हिमाचल के अंदर शिमला शहर तक एल्गी हुआ करते थे, कुछ समय बाद देखिए वहां एल्गी बनना बंद हो गए, कि वहां पर भी क्या वायुमंडल में प्रदूषण पहुंच गया। पहले मसूरी और देहरादून के रास्ते में बड़ी बर्फ पड़ती थी और बहुत बड़ी मात्रा में एल्गी वहां होती थी, पहाड़ों पर जम जाती थी एल्गी, और ये कवक मिलकर लाइकेन। लेकिन जब से मसूरी के अंदर आवागमन बढ़ा है, पोल्यूशन बढ़ा है, तो लाइकेन बनना क्या वहां पर भी बंद हो गया। तो लाइकेन बनना बंद, इसका मतलब पोल्यूशन ज्यादा हो गया है। तो लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण सूचक है, यह है वायु प्रदूषण सूचक। दोनों संबंध कैसा है, सहजीवी संबंध है, किसका,
कवक और शैवाल का। इसी के अलावा राइजोबियम होता है एक जीवाणु, राइजोबियम, जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में होता है और वो मिट्टी में जो जाता है, मिट्टी के अंदर जो जाता है, जो नाइट्रोजन होती है, उससे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पेड़ पौधों को उपलब्ध करवाता है। क्योंकि जितने हमारे पेड़ पौधे हैं ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा होता बच्चों कि सारे पेड़ पौधे वायुमंडल की 78% नाइट्रोजन को अपने अंदर सीधे एब्जॉर्ब कर लेते तो कभी भी हमें यूरिया खाद की आवश्यकता नहीं थी। पेड़ पौधे होते लिया नाइट्रोजन, कोई दिक्कत नहीं थी। सभी पेड़ पौधे जो नाइट्रोजन होते हैं वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और पेड़ पौधों को जो नाइट्रेट मिलती है इसको उपलब्ध करवाने के लिए राइजोबियम जैसे परजीवी वो सहजीवी होते हैं जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। जब हम इनको जमीन में बो देते हैं बीज को, तो ये बीज मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन होती है और जो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पेड़ पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। इसके अतिरिक्त जब बिजली चमकती है आकाश में, वो बिजली की चमक भी वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर उपलब्ध करवाती है पेड़ पौधों को। ठीक ना। धान का पौधा ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में नहीं बल्कि अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। धान का पौधा ऐसा पौधा है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में ना लेकर अमोनिया के रूप में लेता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो सहजीवी हो गया। ठीक ना, सहजीवी हो गए। को बताते परजीवी को बता दिया, अमरबेल है, खटमल है, ये सब क्या है? परजीवी है। एक बार सीटेट में क्वेश्चन आया था कि एक कौवा एक भैंस के ऊपर बैठा हुआ है और कुछ में से भैंस के अंदर जो कीड़े हैं उससे निकालकर खा रहा है, यानी जो जूम है ना उसे खा रहा है वो। तो भैंस और कौवे का संबंध कैसा है? परजीवी का संबंध है, सहजीवी का संबंध है, परोपकारिता का संबंध है। यह सहजीवी संबंध है। कैसे? कौवे को भैंस के ऊपर बैठकर भैंस को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं परजीवी, जूम है, चीचड़ी है और खलीली टाइप की चीजें होती हैं, उनको वो उखाड़ता है कौवा अपनी चोंच से, निकालता है जूओं को और चीचड़े को और खा जाता है। तो वो कौवा भैंस को लाभ पहुंचा रहा है निकालकर, और भैंस कौवे को भोजन उपलब्ध करवा रही है। भोजन उपलब्ध करवा रही है और चीजें। तो ये संबंध कैसा हुआ? ये संबंध बच्चों सहजीवी संबंध हुआ। कौन संबंध हुआ? इसे बोलते हैं सहजीवी संबंध। दोनों को, कौवे का और किसका? उस भैंस का संबंध कैसा हो गया? सहजीवी संबंध हो गया। चलिए ये बता दें मैंने आपको, मैलोकोलॉजी मोलास्का का अध्ययन। किसका अध्ययन? मोलास्का का अध्ययन। किस कौन सा? मैलोकोलॉजी मोलास्का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी परजीवी अध्ययन। इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। सहजीवी क्या परजीवी क्या, कई बातें मैंने आपको बता दी हैं। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान है क्या? नहीं, ये तो इकोलॉजी सिस्टम है, इकोलॉजी है। अनुवांशिकी जेनेटिक्स से भी पढ़ा हमने। वायरस विज्ञान वायरोलॉजी है। जनांकिकी, जनांकिकी बोलते हैं, इसका बोलते हैं जनांकिकी। ये इसका आंसर, जनांकिकी इसका आंसर हो गया। रेशम कीट पालन क्या होता है? रेशम कीट पालन बच्चों होता है सेरीकल्चर। एपी कल्चर, एपी मतलब बी, एपी बी, एपी बी, बी डबल ई बी, बी डबल ई बी यानी मधुमक्खी पालन। कौन सा? एपी कल्चर। हॉर्टिकल्चर आप जानते ही हैं, बागानी बागवानी करना, हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जानते हैं, फ्लोरी क्या? फूलों की खेती करना। फूलों का अध्ययन नहीं, फूलों की खेती। फूलों का अध्ययन अलग होता है, फूलों की खेती अलग होती है। तो फूलों की खेती है फ्लोरिकल्चर। सेरीकल्चर किसका?
रेशम कीट, एपीकल्चर क्या, मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर क्या, बागानी कृषि, बागानी कृषि। मधुमक्खी हो गया, बता आपको। टिश्यू कल्चर जानते होंगे, टिश्यू कल्चर तो क्या होता है, उत्तकों का अध्ययन। उत्तक, उत्तक मतलब कौन, टिश्यू, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए समूह को टिश्यू कहते हैं। जैसे हमारी जीभ एक टिश्यू, हमारी त्वचा टिश्यू है, मांस के लोथड़े एक प्रकार से, मांस के टुकड़े के अपने आप में टिश्यू है, उत्तक है। हमारा कान उत्तक है, ठीक ना, हमारी आंखें, पलकें हमारी उत्तक हैं, टिश्यू हैं। तो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। सेरिकल्चर भी हमने पढ़ा, मधुमक्खी का कौन, एपीकल्चर। फिजिकल कल्चर क्या होता है, जानते हैं, मछलियों का अध्ययन, मछली का मत्स्य पालन। ये कौन सा है, फिजिकल्चर क्या है, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मछलियों का अध्ययन ही मत्स्य पालन है। मछलियों का अध्ययन और मत्स्य पालन में अंतर जान लीजिएगा, सुमित कीजिए। एपीकल्चर शहद की मक्खी, बिल्कुल ठीक है। सेरिकल्चर सिल्क वर्म, बिल्कुल ठीक है। पीसी कल्चर गलत है। हॉर्टिकल्चर में फूल, अच्छा, लाख का कीड़ा, पीसी कल्चर। ये देखिए दोनों सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ये सुमेलित है, बिल्कुल है। सुमेलित है, बिल्कुल है, ठीक। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर सुमेलित नहीं है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, पूछ रहा है क्या, जोड़ा सुमेलित है, कौन एक सही है, चारों पता होना चाहिए आपको, कौन एक सुमेलित है, ये पूछ रहा है। लेक्सिकोग्राफी किसे कहते हैं, क्या होती है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी बच्चों यही होती है, शब्दकोश का अध्ययन, शब्दकोश का संकलन, जो हमारी डिक्शनरी हो है उसका संकलन करना अलग अलग भाषाओं का, वो लेक्सिकोग्राफी होता है। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी भाषा विज्ञान को बोलते हैं। भाषा विज्ञान क्या है, फिलोलॉजी है। भाषा विज्ञान क्या है, फिलोलॉजी, फिलोलॉजी भाषा विज्ञान। एंटोमोलॉजी मानव शरीर विज्ञान, ये भी गलत है। एंटोमोलॉजी का होता है कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, है ना, कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी होता है। आइकैनोग्राफी अलग होता है, मानव शरीर के अंग का एक अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी सही सुमेलित है, शब्दकोश का अध्ययन। डाक टिकट का अध्ययन होता है फिलाटेली, फिलाटेली, फिलाटेली क्या है, डाक टिकट का अध्ययन क्या है, फिलाटेली है। तो ये सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है, ये भी सुमेलित नहीं है। बस ये याद रखो आप, लेक्सिकोग्राफी क्या है, शब्दकोश का संकलन। फिलाटेली क्या है, डाक टिकट का अध्ययन, डाक टिकटों का अध्ययन, ठीक है ना। कीट पतंगों का अध्ययन क्या है, एंटोमोलॉजी है। वीटी कल्चर, वीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित से किसका अध्ययन होता है, सिल्क है, केचुआ है, शहद है, अंगूर। क्या होता है अंगूर, ये तो एपी कल्चर हो गया। केचुआ वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर, वर्मी। सिल्क सेरी कल्चर हो गया, सिल्क सेरी, सिल्क सेरी। केचुआ वर्म, वर्म बोलते किचमो, वर्मी कल्चर। शहद एपी, बी से एपी कल्चर। अंगूर वीटी, अंगूर वीटी, वाह क्या मीठा था अंगूर, वीटी कल्चर। वर्मी आ गया। टेप वर्म नहीं, टेप वर्म जानते हैं, टेप वर्म तो परजीवी है। टेप वर्म क्या है, परजीवी। एसके हेलमेंथीज और पोली हेलमेंथीज जंतु विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे, ये उसमें है टेप वर्म। ये अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है, और टेप की तरह ऐसे घुमा होता है, टेप की तरह ऐसे करके। जैसे बोलते हैं ना जून होती है पेट, बच्चों पेट में कीड़े हो जाते हैं, ये उस तरह टेप वर्म है। उसको तो कोई खेती, कोई करेगा खेती नहीं करेगा। सिल्क वर्म नहीं, अर्थ वर्म, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले केंचुओं का अध्ययन क्या होता है, वर्मी कल्चर होता है। अर्थवर्म, वर्मी कल्चर। पैडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, किसका अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन। पैडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, वायुमंडल बंद है, एटमोस्फियर, पोल्यूशन, सीड्स, ठीक है ना। क्या है पैडोलॉजी, किसका अध्ययन है,
मिट्टी का अध्ययन, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स, बच्चों हाइड्रो का मतलब होता है जल। क्या मतलब होता है? जल। तो जल की कृषि, जल कृषि को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। किसे बोलते हैं? जल कृषि को हाइड्रोपोनिक्स। जल में होने वाली कृषि हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। तो जल में कृषि हाइड्रोपोनिक्स होती है। कौन सा आंसर सही होगा? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। कौन सा सही है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी बिना मिट्टी के खेती करना संभव है कि जल के अंदर भी वही सब चीजें पाई जाती हैं जो मिट्टी में पाई जाती हैं। जल में कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है, सब कुछ होता है जल के अंदर, पानी के अंदर। ये बताइए, जो सांड घूमते हैं जंगलों में, बड़ी बड़ी भैंसें होती हैं, क्या उनको कोई कैल्शियम देता है लाकर खाने के लिए? कैसे मस्त तड़क तकड़े होते हैं, बेफिक्रे होते हैं। पहली बात तो ये स्वतंत्र होते हैं, गले में जंजीर या संखल नहीं बंधी होती है ना, गले में रस्सी नहीं बंधी होती है। तो एक तो ये इस वजह से मोटे होते हैं। दूसरा, शुद्ध पानी पीते हैं, मिट्टी से खाते हैं, तो उस मिट्टी से भी इनको कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मिल रहा है, जल से भी मिल रहा है। तो जल के अंदर पेड़ों की जड़ें होती हैं और वो जड़ें जल के अंदर से ही खनिज लवण को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और खनिज लवण को एब्जॉर्ब करने के बाद जड़ पौधे के ऊपर तक पहुंचाती हैं। तो जल के अंदर होने वाली कृषि को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। जापान में हाइड्रोपोनिक्स बहुत अधिक मात्रा में होती है बच्चों। जापान में हाइड्रोपोनिक्स, कि जापान में मैदान भाग कम है, कृषि भूमि कम है, तो वहां लोग क्या करते हैं, अपने छत के ऊपर ही बड़े बड़े टब लगाते हैं, पानी के भरे हुए टब, और उनमें वो अपनी सब्जियां उगाते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर, कि जो पोषक पदार्थ है पानी से ले रहे हैं वो पेड़ पौधे, और बड़े अच्छे पेड़ पौधे होते हैं वहां पर। तो वहां पर हॉर्टिकल्चर, उसका नाम हाइड्रोपोनिक्स बहुत ज्यादा की जाती है। तो हाइड्रोपोनिक्स होती है मृदा विहीन पादप संवर्धन। ठीक। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे आने वाले जीव, ध्यान रखना बच्चों, नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल, ये भी एक कोशिका जीव है, ये भी एक कोशिका जीव है, युग्लिना। ये जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी, ध्यान रखेगा। युग्लिना ऐसा जीव है जो जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी है। जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी कौन सा है? युग्लिना है। नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर आने वाले पहले जीव हैं। सबसे पहले पृथ्वी, जब पेलेजोइक काल, पृथ्वी का विकास, ध्यान का बच्चों, 4.5 अरब साल पहले हुआ, और 4 अरब साल पहले पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी पर बारिश हुई। 3 अरब साल तक पृथ्वी पर लगातार बारिश होती रही और जल बढ़ता रहा। 3 अरब साल तक पृथ्वी पर केवल एक कोशिका जीव थे। उनमें एक कोशिका जीव में जो था साइनोबैक्टीरिया और अमीबा, पैरामीशियम, ये सब थे। युग्लिना भी एक कोशिका जीव है, लेकिन जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी है। कैसे? वनस्पति की विशेषता होती है कि वनस्पति अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा। युग्लिना के अंदर कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है? जिसके कारण वो होता है प्रकाश संश्लेषण, क्या बोलते हैं उसको? जानते हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होता है युग्लिना के अंदर कुछ मात्रा में। तो इसकी त्वचा खुद भोजन बनाती है कुछ समय तक, है ना। तो भोजन खुद बनाएगा तो क्या बन जाएगा? वनस्पति। चलता फिरता है, इधर चलता है तो जंतु हो गया, प्रजनन करता है, जंतु हो गया, मेटाबॉलिक सिस्टम पाया जाता है, ये हो गया युग्लिना। तो जंतु और वनस्पति बीच की कड़ी कौन सा है? युग्लिना है। नीलहरित शैवाल पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले जीव हैं। फिर अमीबा है, पैरामीशियम है ना, ये भी प्रारंभिक जीव ये भी हैं। ये सारे जीव प्रोटोजोआ में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं। प्रोटोजोआ पृथ्वी पर आने वाले पहले जीव हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये पृथ्वी पर आने वाले बच्चों पहले जीव हैं, प्रोटोजोआ। उन्हीं में कौन है? नीलहरित शैवाल भी है, उन्हीं में अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, युग्लिना भी है।
बस युगलिना का विकास थोड़ा बाद में हुआ, तो जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी है युगलिना। ठीक है, चलिए। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बच्चों, डार्विन ने प्रतिपादित किया था। किसने? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक लिखी थी इसने। और बीगल नामक जहाज पर एक बार ये यात्रा कर रहा था नॉर्थ अटलांटिक महासागर में। तो समुद्री यात्रा के दौरान ही इसने विकासवाद का सिद्धांत दिया, और विकासवाद के सिद्धांत के आधार पर ही मानव का विकास का सिद्धांत दिया गया। विकासवाद का सिद्धांत यह कहता है डार्विन का कि योग्यतम की उत्तरजीविता होती है, कि जंतुओं में संघर्ष होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। संघर्ष न होना अस्वाभाविक है, संघर्ष होना क्या है? स्वाभाविक है। उस संघर्ष में जो जीतेगा, जो योग्य होगा, वो अपनी पीढ़ियां आगे बढ़ाएगा। तो योग्यतम की उत्तरजीविता है। संघर्ष में जो जीतते हैं वो आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही विकास हुआ। तो आज का जो आधुनिक मानव है वो बहुत सारे क्रम से आगे बढ़ा है। ये विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने? डार्विन ने। बाकी और बहुत सारी बातें डार्विन के बारे में, ये किसी दिन अलग, जब हम जैव विकास पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। जीव विकास, एवोल्यूशन का स्वप्रसिद्ध सिद्धांत किसने दिया? वो यही है, चार्ल्स डार्विन। भारत की किस विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? चीता। भारत में चीता क्या है? चीता इस पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला पशु था, जो कि विलुप्त हो चुका है भारत से। बाकी बचा हुआ है उसेन बोल्ट। जानते हैं उसेन बोल्ट कौन है? उसेन बोल्ट, ये तो ससुरा बहुत ही तेज दौड़ता है। उसेन बोल्ट जमैका का है, वेस्ट इंडीज का एक देश है जमैका। ये वहां के रहने वाले भाई साहब। जानते होंगे ओलंपिक में बहुत सारे पदक जीता है इसने। कई देश मिलकर भी इसके ओलंपिक के पदक के साथ बराबरी नहीं कर सकते। 100 मीटर, 200 और 400 मीटर में कई बार ये स्वर्ण पदक जीता है। इसकी जो गति है, उसेन बोल्ट गति, वो चीते से भी तेज है 100 मीटर तक। 100 मीटर जो फर्राटा है, इसका 9 पॉइंट कुछ का है, 5 या 5 कितने का है इसका, उसेन बोल्ट का, जबकि इसका लगभग 10 सेकंड का होता है 100 मीटर दौड़ने में। तो उसेन बोल्ट जो है वो चीते से भी तेज दौड़ता है 100 मीटर तक। 100 मीटर के बाद फिर चीता आगे निकल जाता है, ठीक ना। ये तो उसेन बोल्ट की स्पीड चीते से भी जाता है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? क्रो-मैग्नन है बच्चों। इसके बारे में मैंने पूरी कहानी बताई हुई है मेरी प्लेलिस्ट में, क्लास पढ़ी हुई इतिहास की प्लेलिस्ट में। उसमें मैंने मानव का उद्भव कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, क्रो-मैग्नन कहां से आया, निएंडरथाल कैसे बना, रमापिथेकस क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या था, उसके बारे में सब बताया गया है। तो क्रो-मैग्नन मनुष्य के सबसे हाल का पूर्वज है। कौन सा? क्रो-मैग्नन। ये सब तो बहुत पहले के मनुष्य है। पीकिंग मानव, जावा मनुष्य, निएंडरथाल मनुष्य, ये तो सब क्या बहुत पहले के हैं। ये क्या है? सबसे हाल का है। मैमथ किसके पूर्वज थे बच्चों? मैमथ बच्चों हाथी के पूर्वज थे। आज का जो हाथी है इससे भी विशाल काय जीव था एक, जिसे मैमथ कहा गया, वो हाथी के पूर्वज हैं। डायनासोर किस काल में हुए बच्चों? डायनासोर मेसोजोइक काल में हुए थे। सबसे पहला काल पेलेजोइक है, उसके बाद फिर काल आता है हमारा मेसोजोइक। इस मेसोजोइक के 3 भाग होते हैं। एक ट्रियासिक काल है, फिर जुरेसिक है, जुरेसिक और फिर क्रिटिशियस है। जुरेसिक काल में, जो कि मेसोजोइक का एक काल है, डायनासोर हुए हैं। ट्रेसिक काल के अंत में डायनासोर होने लगे थे। जुरेसिक जो काल था, लगभग मान लीजिए मेसोजोइक का जो काल है आज से 25 करोड़ साल पहले का बात है। लगभग
25 करोड़ साल पहले डायनासोर इस पृथ्वी पर थे। 25 करोड़ साल पहले, और लगभग 4 करोड़ साल तक डायनासोर का पृथ्वी पर राज रहा पूरे तरीके से। इनमें कुछ डायनासोर छोटे थे, कुछ बड़े थे। 5 करोड़, लगभग 4-4.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से कोई बड़ा उल्कापिंड टकराया, पृथ्वी की भूगर्भिक स्थितियां बदली, बाहर का वातावरण बदला और पृथ्वी से डायनासोर गायब हो गए। क्योंकि डायनासोर बदले हुए वातावरण के साथ साम्यता नहीं बिठा पाए, तो वो क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये बच्चों मेसोजोइक काल में है। गर्म रुधिर वाले जंतु कैसे होते हैं? देखिए, गर्म रुधिर पूछ रहा है, हॉट ब्लडेड, हॉट ब्लड, गर्म रुधिर वाले, से हम और आप है ना, हम गर्म रुधिर वाले हैं, यानी हम हॉट ब्लड। एक होता है कोल्ड ब्लड, शीत रुधिर वाले। तो शीत वाले जो होते हैं वो ऐसे जानवर होते हैं जो बाहरी वातावरण के साथ अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, और जब तापमान कम होता है तो उनका तापमान भी कम हो जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो उसका तापमान भी बढ़ जाता है। पर हमारा तापमान कितना है शरीर का? हमारा तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, या 98.6 फ़ारेनहाइट है। कितनी गर्मी पड़े तब भी हमारा तापमान यही रहता है, कितनी सर्दी पड़े तब भी हमारा तापमान यही रहता है। कि तापमान इससे अधिक बढ़ेगा तो बुखार हो जाएगा, इससे तापमान कम होगा तो मतलब शरीर ठंडा हो गया है, और ठंडा होना तो मतलब मरने के बराबर होता है। तो तापमान गिरना बहुत खतरनाक है, बढ़ना दिक्कत नहीं है। 104-105 तक बुखार होता है आजकल, कुछ तो व्यक्ति मरता नहीं है। लेकिन जब 94 तक होता है फ़ारेनहाइट, 98 से 95 भी आ गया तो मृत्यु निश्चित हो जाती है। तापमान गिरने से हमारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, और जब अंग काम करना बंद कर देते हैं तो उस अवस्था में अंग काम नहीं करें तो व्यक्ति मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो रुधिर जो होती है गर्म होता है, वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं? नहीं। वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं? संभव ही नहीं है। हमेशा एक जैसा ताप बनाए रखते हैं, ये होता है। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसे शीत रुधिर बोलते हैं, शीत रुधिर, उन्हें बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। इनका तापमान वातावरण के अनुसार बदल जाता है, ठीक है ना। जिसने वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तापक्रम बाहर का ठंडा तो तापक्रम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सांप है, छिपकली है, ठीक है ना, जब बाहर ठंड होती है तो तापमान का तो शरीर का गिर जाता है। तो वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, इनका ताप वातावरण के तापक्रम से नीचे रहता है। किसका? शीत रुधिर का। वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं? संभव ही नहीं है। वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। जो बाहर का तापमान है उतना अपना तापमान बनाए रखते हैं। बाहर गर्मी है तो अंदर भी गर्मी रहेगी उनके। सांप के और छिपकली के खूब दौड़ लगाएंगे गर्मी में, देखा होगा आपने, सांप भी खूब रहेगा और छिपकली भी खूब सड़क दौड़ पर चलेगी। जैसी सर्दियां आएंगी अपना तापमान कम हो जाएगा इनका, छिप जाएंगी कहीं जाके बेचारी, कहीं कोने वोने में, कोई बचा ले, सर्दियां आ गई हैं। छिपकली पूरी छिपी रहेगी, छिपकली छिपी रहेगी। कौन सा अलंकार हो गया? छिपकली छिपी रहेगी, छिपकली छिपी रहेगी। अनुप्रास अलंकार। कौन सा अनुप्रास? 6 का अनुप्रास। देखिए साइंस में हिंदी आगे। खैर ये समस्या होती है, जो अध्यापक एक से अधिक चीजें पढ़ाता है तो पढ़ाते पढ़ाते उसके दिमाग में और चीजें भी आ जाती है, पर उससे आपको भी लाभ मिल जाता है। तो शीत रुधिर वाले जो होते हैं वो वातावरण के अनुसार अपना तापमान बनाए रखते हैं। तापमान बाहर का कम, अंदर तापमान कम हो गया, ये होती है स्थिति। तो हम कैसे गर्म रुधिर वाले? तो हमारा आंसर सी होगा। कौन मछली नहीं है? ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, कौन मछली है, कौन मछली नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों। कौन मछली है, कौन मछली नहीं है, पूछ रहा है कौन मछली नहीं है। इसमें स्टारफिश मछली नहीं है, ये इकाइनोडर्मेटा में आती है। इकाइनोडर्मेटा किस बात? इकाइनोडर्मेटा में आता है स्टारफिश। ये मछली नहीं है, बाकी सब क्या है? मछलियां हैं। गिटार फिश भी होती है, पाइप फिश भी होती है, साफिश भी होती है।
ये नहीं है। ये सब इनके नाम अलग से ऐसी मछली इनके आकार की होती है तो नाम ऐसे पड़ गया। से एक होता है ना, एक होता है समुद्री घोड़ा बोलते हैं उसको, समुद्री घोड़ा। एक होता है हिप्पोपोटामस, एक होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस और हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस होता है दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा है। ये होता है बिल्कुल होता ना सुअर जैसे, उसके बड़े आकार का होता है और इसकी त्वचा गुलाबी रंग की होती है अंदर से। तो जब इसका टपकता है ना पसीना तो लगता है जैसे गुलाबी रंग नीचे टपक रहा हो, तो बोलते हैं कि इसका पसीना गुलाबी रंग का होता है। पर पसीना गुलाबी रंग का नहीं होता है, इसकी त्वचा में गुलाबी रंग ज्यादा होता है। तो जब वो नीचे गिरता है तो गुलाबी सेल्स, कोशिकाएं गुलाबी, उस पसीने की बूंद के साथ नीचे गिरती हैं, तो उसे बोलते हैं गुलाबी पसीना। तो दरियाई घोड़ा है हिप्पोपोटामस। एक होता है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो होता है बच्चों, ये समुद्री घोड़ा है, ये मछली है एक। अच्छा समुद्री घोड़ा है नहीं, ये मछली है। ये घोड़े के आकार की मछली है, बस इतना है। जब इसका आकार घोड़े जैसा है तो क्या बोल दिया, समुद्री घोड़ा, हिप्पोकैम्पस। एक हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा है। इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ जीव जो नीचे होता है गैम्बूसिया मछली है। एक होती है सिल्वर फिश, मछली नहीं होती, वह आपकी बुक में होती है ना। बुक में होता है कीड़ा सा, सिल्वर से रंग का कीड़ा घूमता है ऐसे, उसे बोलते हैं सिल्वर फिश। पर क्या वो फिश है? उसे आप काटे खा जाओगे क्या? नहीं खा पाओगे ना। जब खा नहीं पाओगे तो क्या मछली है? नहीं है, वो कीड़ा होता है। क्या वो कीड़ा है? वो भी वो कीट में आता है, इंसेक्टा में आता है। वो जो आपकी सिल्वर फिश है वो इंसेक्टा है, कीट में आती है। ये देखो ये आ गया क्वेश्चन। निम्न से कौन सा वास्तविक मीन है? वास्तविक मछली पूछ रहा है। कैटफिश वास्तविक मछली होती है, ये मछली होती है कैटफिश। ये मछली नहीं है, ये इंसेक्टा है, ये कीट है जो किताबों में पाया जाता है। जेलीफिश इकाइनोडर्मेटा में आती है, ये भी इकाइनोडर्मेटा में आता है। सिलेंट्रेटा में ये इसमें आती है, सिलेंट्रेटा में। जेलीफिश किस में आती है? सिलेंट्रेटा में। ये वर्ग है अलग अलग, सिलेंट्रेटा वगैरह क्या ये सब ये वर्ग है। तो जो है ना रजत मछली, सिल्वर फिश, रजत बोलते हैं सिल्वर को, तो ये कीट में आती है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, ध्रुवीय भालू, दरियाई घोड़ा। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है ये पूछ रहा है। सबसे बड़ा स्तनपायी बच्चों, सबसे बड़ा स्तनधारी, मतलब स्तनधारी, वो व्हेल मछली है। तो व्हेल मछली बोलते मछली है पर मछली है नहीं, है क्या है? ये स्तनधारी है ना। ब्लू व्हेल पता ना, ब्लू व्हेल, तो ब्लू व्हेल मछली नहीं है, स्तनधारी है। अगर ये पूछा पृथ्वी मछली सब पृथ्वी यानी स्थल भाग पर सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो अफ्रीकी हाथी है। व्हेल निम्न वर्ग में से किस में आती है? अभी बताइए आपको। व्हेल स्तनपायी है, स्तनधारी है, मैमल्स है। निम्न प्रजाति में कौन सा दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? स्पर्म व्हेल। ध्यान रखिएगा, स्पर्म व्हेल दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम है। ये सब व्हेल ही हैं, ब्लू व्हेल, हम्पैक व्हेल, फिन व्हेल, ये सब व्हेल है। इसमें स्पर्म व्हेल सबसे विशालतम है। उड़ने वाला स्तनपायी जानते हैं? चमगादड़ है, ये तो जगुआर है, बिल्ली प्रजाति का है। शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाला पक्षी है। एमू ना उड़ने वाला पक्षी। कीवी ना उड़ने वाला पक्षी। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है, इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है, इसके अंडे की सेल भी कोशिका सबसे बड़ी होती है। पर ये ना उड़ने वाला पक्षी, उड़ नहीं पाता, भारी हो गया है। इसको ना अवशेषी अंग है इसके पंख, ठीक ना। ये चमगादड़ होता है। उड़ने वाला जीवों से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? पक्षी वर्ग में चमगादड़ नहीं आता, स्तनधारी है चमगादड़। डॉल्फिन किस वर्ग में आती है? डॉल्फिन बच्चों आप जानते हैं, मैंने बताया। अच्छा बताइए आपको, डॉल्फिन स्तनधारी में आती है। डॉल्फिन जो है ना, गंगा की जो डॉल्फिन है बच्चों, वो अंधी हुई है बेचारी, क्या करें।
आंख तो है पर देख नहीं पाती, अंधी है। पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रावायलेट वेव्स के माध्यम से, अल्ट्रावायलेट कराओ, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट तो पराबैंगनी होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से, जैसे चमगादड़ अपनी चीजों को देख सुनता है, महसूस करता है, उसी प्रकार से डॉल्फिन अंधी होती है, ये भी पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से अपनी स्थिति का पता लगाती है। स्तनधारी है डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा में पाई जाती है और इसको बिहार में सूसू मछली बोलते हैं। सूसू, सूसू मछली बोलते हैं किसको? डॉल्फिन को। तो बच्चों ये था आपका आज का सेशन। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, इनको आप जरूर याद रखिए, एक दो बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। आप चीजों को आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो चीजें आपके ध्यान आ जाएंगी। तो जो बच्चे पहली बार सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें अगर अच्छी लगे तो। ठीक है बच्चों, और जो कुछ कमी हो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपका स्वागत है। कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे जो आपको लगेगा उसके हिसाब से। जय हिंद, जय भारत।